फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोग जो है ना वायरल प्रश्न पत्र को लेके आ चुके हैं। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग जो है ना पूरे गणित का यहाँ पे जो 2023 के लिए गणित का जो कंपलसरी एग्ज़ाम होते हैं ना फाइनल मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए वायरल प्रश्न पत्र को देखेंगे। इसलिए इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए सिंपली आप मेरे नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। और दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है ना अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, वहाँ से जो है ना पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, आपको वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। इसलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो है ना सारा क्वेश्चंस आपको क्लास में ही याद होने वाला है। यहाँ पे जो है ना, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में जो है ना 60 ऑब्जर्व प्रश्न रहेंगे, जिनमें से आपको जो है ना 50 ऑब्जर्व प्रश्न को ही जवाब देना है मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेके आ चुके हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे आज के फर्स्ट नंबर प्रश्न से वीडियो को शुरू कर रहे हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज के फर्स्ट प्रश्न से वीडियो को प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 100% ये सभी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि 24, 15, 22, 13, 14 तथा 26 का परिसर ज्ञात करें। परिसर बोले तो रेंज। तो फ्रेंड, जब भी रेंज यानी कि परिसर पूछे ना, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। परिसर ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि सबसे बड़ा यानी कि जो उच्चतम मान होता है ना, उच्चतम मान में निम्नतम मान को घटा दीजिए। तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं ना, तो सबसे बड़ा संख्या कौन है दोस्तों? 26 है। और सबसे छोटा यानी कि निम्नतम मान कौन है? 13 है। तो यहाँ पे 26 में जब 13 को घटाएंगे, दोनों का अंतर करेंगे, तो आपका कितना प्राप्त होगा? 13 प्राप्त होगा। यानी कि ये सभी संख्याओं का परिसर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न जो है ना आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि बिंदु -6,11 में भुज का मान ज्ञात करें। ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, यहाँ पे भुज क्या होता है आप पहले समझिए। जो पहले वाला जो ये जो निर्देशांक होते हैं ना, पहले वाला एक्स होते हैं और दूसरा वाला क्या होते हैं? वाई होते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे भुज जो है ना एक्स को ही कहते हैं। तो यहाँ पे भुज का निर्देशांक पूछ रहा है कि भुज का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो भुज होंगे ना दोस्तों, जो सबसे पहले यहाँ पे कितना दिया हुआ? -6 दिया हुआ एक्स का मान, यानी कि ये -6 जो है ना दोस्तों ये आपका भुज हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाए कि कोटि का मान ज्ञात करिए, तो कोटि क्या होता है? जो वाई होते हैं ना, यानी कि यहाँ पे जो ये निर्देशांक दिया हुआ जो सबसे लास्ट वाला जो वाई होते हैं वही आपका कोटि होते हैं। तो यहाँ पे कोटि का मान कितना होगा? तो 11 हो जाएगा। इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों, एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भुज का निर्देशांक ज्ञात करें। तो भुज का निर्देशांक क्या होता है? x,0 होता है। और यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कोटि का निर्देशांक क्या होता है? तो 0,y होता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 400/200 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप बोले तो सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जब भी इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाए ना, तो सिंपली जो संख्याएं हैं उसको उतार लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे इसको काटिएगा। तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों, यहाँ पे 2 बार में यहाँ पे 400 आ जाता है। यानी कि जब 200 से काटते हैं तो यहाँ पे 200 दूना 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सरलतम रूप कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और 100% जो है ना बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो प्रश्न ये कराए कि
21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करें जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड है यहाँ पे चाप की लंबाई के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर होता है। इसी फॉर्मूला के द्वारा इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए थीटा यानी कि यहाँ पे कितना डिग्री का मान दिया हुआ है, कोण कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ पे 60 डिग्री बटे 360 डिग्री कर देंगे, गुना करेंगे 2 गुना पाई का मान दोस्तों यहाँ पे कितना होता है 22/7 होता है। तो यहाँ पे 22/7 लिख देंगे। फिर यहाँ पे आर का मान यानी कि त्रिज्या कितना दिया हुआ है तो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 21 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इसको हम लोग जब काटेंगे तो यहाँ पे 60 का पढ़ा में जो है ना दोस्तों 360 कितना बार में आता है तो 6 टाइम में आते हैं। और इसी तरह यहाँ पे 2 का पढ़ा में यहाँ पे 6 3 बार में आ जाते हैं। और यहाँ पे 7 या 21 हो जाएगा और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना बचा है दोस्तों 22 सेंटीमीटर बचा, यानी कि यहाँ पे चाप की लंबाई प्राप्त हो चुका है 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि यदि cos 4x माइनस 10 डिग्री बराबर 0 हो तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप x का मान ऐसे ही नहीं ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है ये कोस अगर कट जाए तो आपका x का मान जो है इजीली प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो दिया हुआ है ना उसको एक बार उतार लेते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है cos 4x माइनस 10 डिग्री बराबर, अगर यहाँ पे 0 जो है दोस्तों यहाँ पे कितने डिग्री के मान पे होता है कोस में, तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों 0 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचा कितना 4x माइनस 10 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अगर यहीं पे 4x को यहीं पे छोड़ देते हैं लेफ्ट साइड में और यहाँ पे माइनस 10 डिग्री ये 90 डिग्री की तरफ जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस 10 डिग्री हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4x को ऐसे रहने देते हैं, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे 100 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे 4 जो है x के साथ गुणा में, जब भी गुणा में रहेगा तो राइट साइड में जाएगा तो बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा। और यहाँ पे 4 का पढ़ा में जो है ना 100 कितने बार में आते हैं 25 बार में आते हैं, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 25 डिग्री आ गए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि साइन 31 डिग्री माइनस कोस 59 डिग्री किसके बराबर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में ना तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, तो हम जो है ना दोस्तों साइन 31 डिग्री है ना इसको हम लोग चेंज करेंगे कोस में। तो फ्रेंड यहाँ पे साइन 31 डिग्री दिया हुआ है तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे कोस में चेंज करेंगे। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है और थीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। कोस यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ध्यानपूर्वक कि यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है साइन 31 डिग्री ना, तो साइन 31 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस, यहाँ पे 90 में कितना माइनस करेंगे तो 31 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 59 डिग्री माइनस करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा कोस 59 डिग्री। तो फ्रेंड यहाँ पे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके इक्वल होते तो आपको पता होना चाहिए। एक काम करते हैं यहाँ पे पहले ध्यान से देखिएगा दोस्तों प्रश्न को। यहाँ पे साइन 31 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 31 डिग्री है तो यहाँ पे साइन को साइन रहने देंगे। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो फ्रेंड यहाँ पे थीटा यानी कि यहाँ पे कितना डिग्री घटाएंगे तो 31 डिग्री होगा तो यहाँ पे 59 डिग्री घटा देंगे सिंपली। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे कोस, इसको जो है ना ऐसे रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसा का तैसा रहने देंगे। तो यहाँ पे कोस 59 डिग्री है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होते हैं कोस थीटा के इक्वल होते हैं। थीटा का मान कितना दिया हुआ है यानी कि 59 डिग्री दिया हुआ है माइनस फिर यहाँ पे 59 डिग्री। ठीक है, कोस 59 डिग्री। तो यहाँ पे कोस 59 डिग्री से कोस 59 डिग्री क्या होगा दोस्तों ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और इसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पे जो साइन 31 डिग्री है ना इसको हम लोग चेंज किए हैं कोस में। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब यहाँ पे थीटा के जगह कितना देंगे तो यहाँ पे 31 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपको अपने ही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 59 डिग्री यानी कि 90 में जब 59 डिग्री घटाएंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा 31 डिग्री प्राप्त होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा होता है। और थीटा का मान कितना दिया हुआ 59 डिग्री दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 59 डिग्री दे देंगे
माइनस कोस 59 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है और 100% ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो प्रश्न ये कह रहा है कि x² माइनस 2√x +1 का मान, यानी कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विवेचक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे विवेचक जब भी पूछे तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि आपसे डी का मान पूछ रहा है, कैपिटल डी का मान। तो फ्रेंड यहाँ पे कैपिटल डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप सब कुछ देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे a जो होते हैं ना x² के साथ गुणा में जो होता है वो आपका a होते हैं, तो यहाँ पे a का मान 1 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे b जो होते हैं ना x का गुणांक होते हैं, तो यहाँ पे x के साथ गुणा में क्या है, 2√2 है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग 2√2 लिख देंगे। और दोस्तों c जो होते हैं ना कांस्टेंट होते हैं, जो ना तो x के साथ गुना होते हैं ना तो y के साथ गुना होते हैं, अकेले होते हैं। तो यहाँ पे c का मान 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग विवेचक ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूला में सभी वैल्यू को रखते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, प्रश्न को काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे b का मान कितना दिया हुआ है, 2√2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे b की जगह कितना देंगे दोस्तों, 2√2 देंगे। इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना a। और दोस्तों यहाँ पे a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे गुना। और c का मान कितना है दोस्तों, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये जो है ना दोस्तों 2√2 का होल स्क्वायर है, यानी कि ये 2 का भी स्क्वायर है और √2 का भी होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर आपका कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। -4 को 1 से गुना करेंगे 4 होगा, फिर 4 को 1 से गुना करेंगे 4 होगा। फिर यहाँ पे इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, -4। तो फ्रेंड यहाँ पे 8 में 4 गया तो कितना होगा, 4 होगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये करा है कि निम्न में से कौन रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो फ्रेंड रैखिक समीकरण क्या होते हैं, यानी कि जिस चर राशि की घात 1 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे अगर ऑप्शन ए में देखा जाए तो यहाँ पे चर राशि की घात कितना है, 2 है। उच्चतम यहाँ पे आपको देखना है कि उच्चतम घात देखना होगा चर राशि की। तो यहाँ पे चर राशि की उच्चतम घात कितना है दोस्तों, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। और यहाँ पे उच्चतम चर राशि की घात कितना है दोस्तों, यानी कि चर राशि की उच्चतम घात कितना है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गए। और यहाँ पे x के पावर 1 है। ठीक है, तो ये आपका रैखिक समीकरण हो गए। तो यहाँ पे यहाँ पे x+3 = 0, तो ये आपका क्या हो गया, रैखिक समीकरण के उदाहरण हो गए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि AP 2/7, 4/7, 6/7, 8/7 का सारवंतर ज्ञात करें। जब भी सारवंतर पूछे तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि आपको जो ना स्मॉल डी पूछ रहा है, तो स्मॉल डी के लिए फॉर्मूला होता है। इसमें हम लोग स्मॉल डी कैसे ज्ञात करते हैं, तो दूसरा पद में हम लोग पहला पद को घटा देते हैं। तो फ्रेंड ये जो पहला वाला टर्म होता है ना वो आपका पहला पद होते हैं, और ये दूसरा वाला पद को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा मतलब ये आपका A2 होते, ये आपका A3 होते हैं, ये आपका A4 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसकी आवश्यकता है, तो यहाँ पे सारांतर को ज्ञात करने के लिए सिंपली हम लोग दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे। तो यहाँ पे 4/7 में हम लोग क्या घटाएंगे दोस्तों, 2/7 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 7 और 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 - 2 कर देंगे सिंपली। तो फ्रेंड यहाँ पे 4 में जब 2 गया तो कितना होगा आपका, 2 हो जाएगा, यानी कि 2/7, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि 6 + √2 एक कैसी संख्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे परिमेय संख्या, और ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन सी है भाज्य संख्या, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सम संख्या। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 6 + √2 कैसी संख्या है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए 6 एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा और आपका √2 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होगा। हम लोग जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यदि मसा 54,78 बराबर 6, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि लस 54,78 का मान कितना होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्या दोस्तों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या किसके बराबर होता है, लस गुना मस के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो ना स्वयं सोल्व कीजिए, उसका आंसर लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या आपका 54 है तो यहाँ पे 54 गुना, और दूसरी संख्या यहाँ पे 78 है तो यहाँ पे 78 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लस, कहने का अर्थ है कि दोनों संख्याओं का यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि लस पूछ रहा है, तो लस को यानी कि ऐसे ही रहने देंगे, गुना मस, यहाँ पे दोनों संख्याओं का मस कितना दिया हुआ दोस्तों, 6 दिया हुआ है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 गुना में तो लेफ्ट साइड में आएगा तो बट्टे हो जाएगा, यानी कि 54 गुना 78/6, ठीक है। यहाँ पे 78 है बटे 6 कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो ना दोस्तों लस प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जब काटेंगे तो 6 9 54 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लस को प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि 90 को जो है ना 78 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। जब हम लोग जब यहाँ पे 9 को 78 से गुना कर देंगे ना, तो यहाँ पे आपका कितना प्राप्त होगा वही आपको बताना है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 9 8 72 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका कितना बचा दोस्तों, 7 बचा तो 9 7 63 और 7 70 हो जाएगा, यानी कि 702। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते ये भी प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न क्या कराए कि समीकरण 2x + 3y बराबर 5, यहाँ पे पूछ रहा है कि x का मान 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि y का मान ज्ञात करें। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है ना, इसको पहले एक बार उतार लीजिए। तो यहाँ पे समीकरण कितना है, 2x + 3y बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि x का मान कितना रखेंगे दोस्तों, 1 रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे y का मान जो है ना इजीली आ जाएगा। तो फटाफट से इसको सोल्व करते हैं। 2 गुना x का मान 1 रख देंगे, ठीक है। 2 गुना 1 + 3y बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, यानी कि 2 + 3y यहाँ पे लिखते हैं। 2 + 3y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। एक काम करते हैं कि 3y को जो है ना ऐसे ही रहने देते हैं, और दोस्तों यहाँ पे 2 गुना में है ना, तो ये 5 की तरफ जाएगा तो क्या होगा, मतलब माइनस में हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2 प्लस में, तो ये -5 हो जाएगा जब 5 की तरफ जाएगा तो फ्रेंड यहाँ पे 3y बराबर कितना हो जाएगा, 5 में जब 2 को माइनस करेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 3 प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा, 3/3। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे y का वैल्यू जो है ना दोस्तों यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया है, 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका व्यास ज्ञात करिए। काफ़ी ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4 पाई दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर है, कितना यहाँ पे दोस्तों, पाई r स्क्वायर बराबर 4 पाई दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। एक काम करते, ये r स्क्वायर में तो राइट साइड में जाएगा, तो ये आपका इसके ऊपर जो ना दोस्तों रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे √4, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 2 का होता है। तो यहाँ पे r का मान कितना हो गया दोस्तों, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे r का मान 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है ना दोस्तों r का मान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि व्यास पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं ये जो वृत्त का व्यास होता है ना, ये त्रिज्या का क्या होता है दोस्तों, 2 गुना होता है, यानी कि 2 गुना r होते हैं। तो यहाँ पे 2 गुना r, यानी कि r का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे जब 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है ना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते ये भी प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि cos π/3 का मान ज्ञात करेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा दोस्तों पाई का 2 मान होता है। त्रिकोणमिति में रेडियन में जो पाई का वैल्यू होता है ना 180 डिग्री होता है, तो यही हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे पाई की जगह कितना रखेंगे, 180 डिग्री रखेंगे, बटे 3 है तो बटे 3 कर देंगे। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 3 चौको 18, यानी कि यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, कोस 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों ये कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे यह एक प्रकार का शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो शांत दशमलव प्रसार को हम लोग जो है ना परिमेय संख्या यानी कि P/Q के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे दोस्तों, जो संख्याएं रहेंगी ना वो आपका शांत रहेगा, यानी कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है। तो जब भी इस तरह का संख्या रहेगा ना तो आप क्या कीजिएगा, जो संख्या उसको ऐसे उतार लीजिए, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट को उड़ा दीजिए सिंपली। तो पॉइंट के जब उड़ाइएगा ना तो बट्टे के नीचे एक आएगा पॉइंट के बदले में, और दोस्तों पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बराबर दे दीजिएगा, उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी ना तो यहाँ पे आपको सिंपली उतार लेना है। तो यहाँ पे कितना संख्या है दोस्तों, यहाँ पे 134 बटे हो जाएगा 100। जब इसको आप काटिएगा ना तो आपका कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पे 2 बार में इसको काट देंगे 2 से, तो 50 गुना 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 चौका 12, 2 7 14, यानी कि 67/50। और ये एक बार में नहीं कटता है, किसी से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि रैखिक बहुपद x-3 के शून्य ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे रैखिक बहुपद दिया हुआ x-3 के शून्य ज्ञात करने पूछ रहा है, ठीक है। जब भी पूछे तो यहाँ पे जिसका भी शून्य पूछना तो सबसे पहले आपको जो है ना उसको 0 के बराबर कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो फ्रेंड रैखिक बहुपद का शून्य जो है ना हम लोग इजीली प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे x को लेफ्ट साइड में रहने देते हैं, और ये -3 जो है ना 0 की तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान 3 आ गया, यानी कि यही इसका शून्य हो गया दोस्तों। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि cos A गुना tan A का मान ज्ञात करेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे जिसका भी मान पूछा है ना, पूछे यहाँ पे, यहाँ देखिएगा cos A गुना tan A का मान पूछा है। तो सिंपल यहाँ पे cos A को जो है ना ऐसे रहने दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए। और यहाँ पे tan A बराबर क्या होता है दोस्तों, sin A बटे cos A होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे sin A बटे cos A लिख देंगे, तो यहाँ पे cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ गया दोस्तों, sin A आ गया। उम्मीद करते ये प्रश्न जो है ना आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे 44 मीटर परिधि है। तो फ्रेंड वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है। तो ये 2πr जो है ना इसका मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 44 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मान रखते हैं। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 22/7 रख देंगे, गुना r कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें त्रिज्या ही प्राप्त करना है, यानी कि r का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे 22 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 44 प्राप्त हो जाएगा। बटे 7 है तो बटे 7 कर देंगे, गुना r कर देंगे। और यहाँ पे 44 है तो 44 को लिख देंगे 44/1। तो फ्रेंड यहाँ पे 44 से 44 यहाँ पे एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका बच्चा कितना, r/7 बचा बराबर 1/1। इसको जब हम लोग तिर्यक गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो यहाँ पे r का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे मीटर में तो मीटर में ही रहेगा, यानी कि 7 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते ये प्रश्न जो है ना आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यदि 1,4,x,5 तथा 12 का माध्य 7 है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए माध्य बराबर क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या होती है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या परीक्षण है उसको सबको पहले ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 1 + 4 + x + 5 + 12 कर देंगे, ठीक है, +12।
बट्टे यहाँ पे क्या करेंगे, सभी परीक्षणों का योग बट्टे सभी परीक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे टोटल परीक्षण कितना है दोस्तों, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे टोटल परीक्षण 5 है, ठीक है। तो ये इसका माध्य कितना दिया हुआ दोस्तों, 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 4 1 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, और 10 और 12 22 हो गया, यानी कि 22 प्लस x हो जाएगा यहाँ पे ऊपर में बटे 5 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 7। इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो यहाँ पे 22 प्लस x को x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 22 प्लस x ही होगा लेफ्ट साइड में। और यहाँ पे 7 5 को मतलब 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 22 प्लस एक्स है, तो ये काम करते हैं, ये 22 प्लस में ना तो राइट साइड में जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 35 माइनस 22 हो जाएगा। 35 में जब 22 को घटा देंगे तो यहाँ पे आपका कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 13 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या कराए कि दो संख्या का मतलब 15 तथा ल से 105 है, यदि इनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड आपको बार बार बताया जा रहा है कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो होता है ना, ये ल से गुना म से के गुणनफल के बराबर होते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पे एक संख्या यानी कि पहली संख्या का मान 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। यहाँ पे हमसे जो ना दूसरी संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लोग दूसरी संख्या को ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे दोनों संख्याओं का लसा 105 है तो 105 लिख देंगे, गुना कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे मसा का मान कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ है तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। एक काम करते हैं कि दूसरी संख्या यहाँ पे गुना में है ना, तो ऐसे इसको रहने दीजिए, 5 गुना में था तो ये राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा, यानी कि 105 गुना 15 बटे 5 हो जाएगा। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर में बचा कितना दोस्तों, 105 गुना 3, 105 को 3 से गुना करेंगे तो 3 500 मतलब 315 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण मैथ के यहाँ पे टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट है वायरल वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अगर आप ये सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते पढ़ लेते हैं ना, तो मेरा गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में जो है ना ये 30% में से काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना 100% लड़ेगा। इसलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है। क्या कराए कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा वो आधार की त्रिज्या को हम लोग आर के द्वारा दिखाते हैं, तो यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ऊंचाई को एच के द्वारा दिखाते हैं तो यहाँ पे एच का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे वैल्यू को रखते आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 गुना पाई का मान 22/7 रख देंगे। फिर यहाँ पे आर का मान को कितना रखेंगे दोस्तों, 7 रखेंगे गुना, और यहाँ पे एच का वैल्यू कितना है 10 है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, और यहाँ पे 22 को 2 से गुना करेंगे तो 22 गुना 44 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 44 को 10 से गुना करेंगे तो दोस्तों 410 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 440 हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे इसका आंसर भी जो ना दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 4x² और 6x² का HCF ज्ञात करें, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे दोनों का HCF पूछ रहा है, तो HCF में क्या होता है कि जो उभयनिष्ठ होता है दोनों में ना, वही आपका HCF होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है 4x², इसको हम लोग लिख सकते हैं, 4 को हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 गुना 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ पे x को भी तोड़ेंगे तो यहाँ पे x गुना x प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे z को तोड़ेंगे तो यहाँ पे गुना z हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखा जाए इसी प्रकार यहाँ पे 6x² z को भी कर देंगे तो यहाँ पे 6x² z, ठीक है।
तो फ्रेंड यहाँ पे 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 बार इसको गुना कर देंगे, यानी कि x गुना एक्स, और यहाँ पे z है तो z रहने देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि दोनों का HCF पूछ रहा है, ठीक है। तो HCF में क्या होते हैं कि दोनों में जो संख्याएं कॉमन होती है ना, वही उसका क्या होते हैं, HCF होते हैं, यानी कि मस होते हैं। तो यहाँ पे दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ पे HCF में भी 2 आ जाएंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे x आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे भी x है, यानी कि x गुना x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे z है तो यहाँ पे भी z है। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से, x को x से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे z है तो z को रहने दीजिए। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर z, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि tan a बराबर कोट b, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी का मान ज्ञात करेगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये tan a कोट b के तब बराबर होगा जब, यानी कि यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि tan 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे a का मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये 45 डिग्री यहाँ पे दोनों के मान पे कितना होता है, एक मतलब एक होता है, ठीक है। 45 डिग्री का मान कितना होता है, दोनों में एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा आप, जब यहाँ पे लेफ्ट साइड में tan a की जगह कितना रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे tan a की जगह 45 डिग्री रखेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों b की जगह भी कितना रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, ठीक है। कितना रखेंगे, 45 डिग्री। तो यहाँ पे कोट b की जगह 45 डिग्री रख देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए tan 45 डिग्री का मान एक होता है और कोट 45 डिग्री का भी मान एक होता है। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। कितने डिग्री के मान पे आया, 45 डिग्री के मान पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली a प्लस बी का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको a प्लस बी, इसको जो है ना a प्लस बी का वैल्यू को रखते हैं, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे a का मान 45 डिग्री रखेंगे, फिर यहाँ पे b का भी मान 45 डिग्री रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 45 और 45 कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्य को गुणनफल बराबर क्या होता है, c बटे a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि c और a कौन होते हैं। तो फ्रेंड a जो होते हैं ना एक्स स्क्वायर का गुणांक होते हैं, जो यहाँ पे एक दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में कोफिशिएंट होगा ना वही आपका a होगा। और दोस्तों जो b होते हैं ना एक्स का गुणांक होते हैं, जो यहाँ पे 3 है, और जो c होते हैं ना कांस्टेंट होते हैं, ना तो x के साथ गुना होते हैं ना तो y के साथ गुना होते हैं। तो यहाँ पे c का मान 2 दिया हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे c की जगह 2 लिख देंगे, और यहाँ पे a का मान 1 दिया हुआ है, तो 2/1 का मतलब होता है 2, जो कि यहाँ पे a ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे a वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि 5, 7, 6, 4, 1 की माध्यिका ज्ञात करें, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इसकी माध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने से पहले आपको जो है ना दोस्तों उसको आरोही या फिर अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से इसको हम लोग सजा लेते हैं। आरोही क्रम मतलब होता है छोटा से बड़ा, बढ़ते क्रम। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आप बढ़ते क्रम में इसको सजा लेना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 1 है, फिर इससे 1 से बड़ा कौन है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 से बड़ा कौन है, 6 है, फिर 6 से बड़ा कौन है, 7 है, फिर यहाँ पे 7 से बड़ा कौन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 4 से इसको एक बार फिर से दोबारा सजा लेते हैं। सबसे यहाँ पे छोटी संख्या 1 है, फिर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 1, फिर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7। सबसे पहले यहाँ पे इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा ले। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये कितना बार है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे n जो है ना देखना पड़ेगा कि सम बार है कि विषम बार है, ठीक है। अगर दोस्तों सम बार n रहे तो आपको जो है ना सिंपली यहाँ पे क्या कीजिएगा कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या कीजिएगा कि इधर से जो ना दोस्तों
दो को साइड कर लेना पड़ेगा और इधर से भी दो को साइड कर लेना पड़ेगा। जो बीच में होगा ना वही आपका क्या होगा दोस्तों, माध्य का होगा। तो यहाँ पे देखिएगा बीच में कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो यही इसका माध्य का होगा 5, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन तब अप्लाई होगा जब एन जो है ना दोस्तों समबार रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ओर से जो है ना बराबर आपको साइड के लेना पड़ेगा और जो बीच में संख्याएं होगी ना वही आपका क्या होगा दोस्तों, माध्य का होगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 कैसी होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो है ना कैसी होगी, समांतर होगी, समपाती होगी या फिर प्रतिच्छेदी होगी। तो इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे a1/a2 को ज्ञात करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको b1/b2 को ज्ञात करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको c1/c2 को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड a1 जो होते हैं ना वो पहला समीकरण का x का गुणांक होते हैं। तो यहाँ पे x के साथ गुणा में क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे a2 जो होते हैं ना दूसरा समीकरण का x का गुणांक होते हैं, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे b1 और b2 भी ज्ञात कर लेते, तो b1 यहाँ पे पहला समीकरण का y का गुणांक होते हैं जो 2 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे b2 जो होते हैं ना दोस्तों दूसरा समीकरण y का गुणांक हो जाएंगे। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a1/a2 जो है ना दोस्तों ये किसके इक्वल है, b1/b2 के इक्वल है। फिर यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं c1/c2 का मान। तो फ्रेंड यहाँ पे c1 का मान कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है जो सबसे लास्ट में होंगे। और यहाँ पे c2 का मान कितना दिया हुआ है दूसरा समीकरण का, -12 दिया हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो यहाँ पे 1/3 प्राप्त हुआ जो कि a1/b1 के बिल्कुल डिफरेंट प्राप्त हुआ, यानी कि c1/c2 ये इक्वल नहीं होंगे। a1/a2 जो है ना ये b1/b2 का इक्वल होगा, लेकिन ये दोनों का इक्वल जो है ना c1/c2 नहीं होंगे। तो फ्रेंड इस कंडीशन जब भी ये कंडीशन अप्लाई होता है ना तो इसमें क्या होता है कि रेखाएं क्या होती है दोस्तों आपस में समांतर होगी। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका दोस्तों ना कोई नहीं हल होगा। ठीक है, इसका कोई भी हल नहीं होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि 2, 6, 5, 4, 3, 1, 7 की माध्य निकाले। तो फ्रेंड माध्य बराबर क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या होती है। तो यहाँ पे जो जो संख्याएं दिया हुआ है ना इसको हम लोग सबको ऐड कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे देखने पा रहे हैं दोस्तों सभी परीक्षणों का योग, यानी कि यहाँ पे 2 + 6 + 5 + 4 + 3 + 1 + 7 कर देंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे बटे करेंगे, यानी कि यहाँ पे टोटल परीक्षण की संख्या कितना दिया हुआ है, 7 गो परीक्षण दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, जब इसको हम लोग दोनों ऊपर वाला को सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 28 प्राप्त होगा, 28/7। तो यहाँ पे 7 चुको 28 हो जाएगा 4 बार में 4 टाइम्स में। तो यहाँ पे दोस्तों माध्य कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 का मान ज्ञात करें। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 रहता है, यानी कि किसी भी संख्या की घात 0 होता है ना तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 8 के पावर 0 का मतलब होता है 1 गुना, और यहाँ पे 2 के पावर 0 का मतलब कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। तो यहाँ पे 1 को 1 से गुना करेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या कितना होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या कितना होगा, 1 होगा, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के मैथ्स का वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चन को बता चुके हैं। तो जल्दी से आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये जो 30 ऑब्जर्व क्वेश्चन बताए 30% में से आपको पहले से कितना प्रश्न का आंसर दे पाए। सही है, सही, ठीक है। आप लोग इसका जवाब आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अब तक नहीं जुड़े हैं तो सिंपली मेरा व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो ना दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये
इसका मतलब आपको क्या बोले कि 30 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था, इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो में फटाफट से कमेंट करके बता देना। और दोस्तों जिस भी विद्यार्थियों को क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन पढ़ना है तो यहाँ पे सिंपली गूगल पे लिख सकते हैं www.measuretargets.com, ठीक है। सिंपली यही लिखिए, आपको जो है ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।